नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नेहा और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जिसको बोला जाता है हैबियस कॉर्पस केस। सबसे पहले हम ये समझें कि हैबियस कॉर्पस होता क्या है। सी, हैबियस कॉर्पस मीन्स दैट यू हैव द बॉडी एंड यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, राइट। तो अगर आपको किसी ने इलीगली डिटेन किया है, यानी कि किसी भी गलत चार्ज में आपको डिटेन कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, तो ऑब्वियसली आप एक जज के सामने या कोर्ट के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे और उस पर्सन का ये अधिकार है कि क्योंकि उसे अनलॉफुल ग्राउंड्स पर डिटेन किया गया है तो अब वो अपना रिलीज यहाँ से ले सके, राइट। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और ऐसे ही कोई आपको इलीगली डिटेन नहीं कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हैबियस कॉर्पस केस, जिसको बोला एडीएम जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला 1976 का केस है ये, जिसको हैबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। सो दिस इज रिलेटेड टू प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सो आप ये केस देखें उससे पहले आई विल सजेस्ट कि आप इमरजेंसी के जो 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी समझा चुके हैं वो भी एक बार देख लें, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एंड ऑल दी लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइडेड है सो दैट यू कैन गेट ऑल दी PDF फ्रॉम देयर। नाउ 25 जून 1975 को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3rd नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन हुआ था आर्टिकल 352 में, और ग्राउंड क्या दिया गया था कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटनिंग है बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो पहली और दूसरी इमरजेंसी इंडो पाक वार या इंडो चाइना वार के दौरान लगाई गई थी, लेकिन इस टाइम पे ऐसा कोई वार तो चल नहीं रहा था, बट स्टिल द रीजन वाज गिवन कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। और इससे पहले कि अगर आपने देखी होगी मेरी इमरजेंसी की वीडियो तो यू मस्ट हैव नोन कि क्योंकि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो चैलेंज कर दिया गया था, इस वजह से इंदिरा गांधी ने ये नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी थी 25 जून को। नाउ 25 जून को जब इन्होंने प्रोक्लामेशन दिया है इमरजेंसी का, दी नेक्स्ट व्हाट शी हैज़ डन कि 22 जुलाई 1975 में एक 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और उस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने आर्टिकल 352, 56 एंड 359, यानी कि जो इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, और भी कुछ आर्टिकल्स थे जो अमेंड हुए थे, बट what are important for this case are we discussing right now, right? So 352, 356 and 359 को एनलार्ज किया गया है स्कोप इनका, और ये बोला गया कि जब इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन हुआ है तो सिटीजन्स के सारे फंडामेंटल राइट्स उन्हों से लिए जा सकते हैं, यानी कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। स्टेट कोई भी फंडामेंटल राइट आपका आपसे छीन सकता है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि 20 और 21 जो आर्टिकल है वो आपके प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी के दौरान भी आपसे नेशनल इमरजेंसी में भी नहीं लिए जा सकते, बट बाय दिस अमेंडमेंट इट वाज सेड कि आर्टिकल एवरी फंडामेंटल राइट विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ करी इन्होंने कि इमरजेंसी किन ग्राउंड्स पर लगी है उसको कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है और कोई उसका डिस्कशन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगा। आर्टिकल 359 में ये लिख दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है हमारा वो हम किस सिटीजन से भी या कोई भी फॉरेनर है अगर वो कोर्ट जाना चाहता है किसी भी फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए इमरजेंसी के दौरान, तो ये अधिकार कि वो कोर्ट जाए यही उससे वापस ले लिया गया है। और वो आर्टिकल 21, 22, 14 किसी की भी एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट नहीं जा सकता जब तक कि ये इमरजेंसी का फेज रहेगा, जब तक तो बिल्कुल भी वो नहीं जा सकता है, ठीक है। और जो पहले पेंडिंग थे उनमें भी नहीं जा सकता है। इफेक्ट क्या हुआ है फिर इमरजेंसी का कि बहुत सारे इलीगल डिटेंशंस किए गए, कोई ट्रायल नहीं हो रहा था और ऐसे ही आपको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। अब आप जब जेल में आपको डाला जाता है तो सीधी सी बात है कि आपका ये राइट है 21 में कि आपके पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो आप को ऐसे ही जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन इमरजेंसी के दौरान क्योंकि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स ही आपसे ले लिए गए हैं आफ्टर प्रोक्लामेशन ऑफ 38th अमेंडमेंट, तो अब उसका कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा था। और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उस टाइम अपोजिशन के, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, JP नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, सभी को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के तहत उनको जेल में डाल दिया गया। और अब जब इतने सारे सभी अपोजिशन के लीडर जेल में चले गए हैं तो बहुत सारी रिट फाइल की गई कि ये मालाफाइड है, ये जो डिटेंशन है इसका कोई ग्राउंड नहीं है और हमको क्योंकि अपोजिशन से डर लग रहा है सरकार को, इस वजह से ये लोग हमको डिटेन कर रहे हैं।
तो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने क्या डिसाइड किया था कि ये जो आर्टिकल 226 है, अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो ये बहुत अच्छा ही हमारे यहाँ प्रोविजन दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको किसी भी लोअर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सपोज करिए कि मर्डर है, किडनैपिंग है, क्रिमिनल लॉ में या सिविल लॉ में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो आप लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद फिर अपील में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन जब आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बहुत ही बेसिक राइट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट राइट हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं, तो अगर आपका फंडामेंटल राइट ही आपसे छीन लिया जाए तो ये अधिकार भी आपको दिया गया है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जो है वो रिट फाइल कर सकते हैं, और वो होता है आर्टिकल 226 में, और आर्टिकल 32 में की जाती है अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। वही इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू हैव गिवन द राइट टू डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हाई कोर्ट में क्योंकि केस डाला है तो आर्टिकल 226 के अंडर ये बोला गया कि हैबियस कॉर्पस की रिट हम डाल रहे हैं बिकॉज हमको प्रिजन में डाल दिया है और हमारी राइट टू लाइफ, जो हमारी बॉडी का जो हमारे पास अधिकार है प्रोटेक्शन का, वही हमसे ले लिया गया है। सो हैबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, और इसीलिए आर्टिकल 226 में ये रिट्स डाली गई, राइट। सो हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है? सभी हाई कोर्ट्स ने मोस्टली यही बोला कि आर्टिकल 20 एंड 21 आप नहीं इस तरीके से छीन सकते हैं, उनका वायलेशन हो रहा है, और इवन अंडर इमरजेंसी भी आपको ये अधिकार देना पड़ेगा कि अगर आपको कोई इलीगली डिटेन कर रहा है, ऑब्वियसली अगर लॉफुल डिटेंशन है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इलीगल डिटेंशन है तो इस तरीके का डिटेंशन इमरजेंसी के टाइम में भी आप नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए आप उस टाइम की जो न्यूज़पेपर्स है वहाँ पर भी ये सब था कि भाई डिटेंशन हो गया है और प्रेस की सेंसरशिप इम्पोज हो गई है, कोई प्रेस ऐसे ही कुछ भी नहीं छाप सकता है, तो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग सेंसर्ड। अब जब वहाँ पर गवर्नमेंट हार गई केस तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो अपील में आई, और क्या इश्यूज़ फिर रहे, बोला गया कि ये जो 226 में जो रिट पिटीशन डाली गई है इसकी जो आर्टिकल 21 की एनफोर्समेंट के लिए क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। पहला इश्यू ये बना कि 359 के अंडर जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तो क्या आपसे आपका आर्टिकल 21 लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और दूसरा क्या था कि जुडिशियल रिव्यू का जो है क्या स्कोप है, यानी प्रेसिडेंट जो ऑर्डर देता है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही थी कि भाई जैसे पहले दूसरी इमरजेंसी के दौरान पाकिस्तान एंड चाइना के साथ वॉर हो रहा था, तो क्या जो हमको ग्राउंड दिया गया है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट जो दिए हैं अटॉर्नी जनरल ने, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं? अटॉर्नी जनरल का मीन्स क्या हो गया, जो सुप्रीम लॉ ऑफिसर जो होता है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अटॉर्नी जनरल। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है आर्टिकल 21 में आपको सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी दी हुई है सभी को, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी जब लग गई है तो इसका सस्पेंशन किया जा सकता है और कोई रेमेडी नहीं होगी उसकी, चाहे वो लीगल डिटेंशन है या कुछ भी है, लेकिन उसके ऊपर कोई केस नहीं फाइल किया जा सकता है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 22 में जब आपको डिटेन किया जाता है तो एडवाइजरी बोर्ड से ये ओपिनियन लिया जाता है कि क्या ये ग्राउंड्स भी थे कि आपको डिटेन किया जा सकता है, आपको जेल में डालने के सफिशिएंट ग्राउंड भी है या नहीं है। तो ये बोल रहे हैं अगर ये भी बोल दिया जाए कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है डिटेंशन के, तो भी हैबियस कॉर्पस की पिटीशन जो है पिटीशनर वो नहीं डाल सकता सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, यानी आपका जो फंडामेंटल राइट था पिटीशन डालने का भी वो भी आपसे वापस ले लिया गया है और कोई रिट मेंटेनेबल नहीं है, ये बोल रहे हैं अटॉर्नी जनरल। और तीसरे पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का, चाहे वो फंडामेंटल राइट वायलेट करे या ना करे, किसी भी कुछ भी बात का यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इमरजेंसी है और इतनी सिचुएशन खराब है कंट्री की, तो ये सब अधिकार आपसे ले लिए जा सकते हैं। अब डेटेन्यूज जो थे, यानी कि जो दूसरी पार्टी है जिन्हों को जेल में डाला गया था, उन्होंने क्या बोला है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम 226 में रिट डाल सकते हैं हैबियस कॉर्पस की ऑब्वियसली, और ये जो 38 अमेंडमेंट से बोला गया है कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपसे इमरजेंसी के दौरान वापस ले लिए जाएंगे, ये गलत है और जुडिशियल रिव्यू भी होना चाहिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का। ठीक है, नाउ जजमेंट क्या आया है इसमें। अब 5 मेंबर बेंच थी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस थे उस टाइम जस्टिस
A.N. रे साहब और जो M.H. बेग, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस भगवती और A.N. रे जो चीफ जस्टिस थे हमारे, वो सभी अटॉर्नी जनरल साहब ने जो व्यूज़ दिए थे, यानी गवर्नमेंट का जो व्यू था कि आर्टिकल 21 भी आपसे वापस ले लिया जाएगा और जुडिशियल रिव्यू कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इन सभी बातों से ये लोग सभी सहमत हो गए। यानी इमरजेंसी के दौरान कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इवन अगर इलीगल ग्राउंड्स पर डिटेंशन हो रहा है तो वो भी ठीक है, उसका भी कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सो दिस वाज सो स्ट्रेंज ऑल्सो। सिर्फ एक थे हमारे जस्टिस HR खन्ना, और हंसराज खन्ना आप पढ़ेंगे कभी भी जब आगे भी, तो ही वॉज कॉल्ड अ फियरलेस सुप्रीम कोर्ट जज। ही इज़ द ओनली पर्सन जिसने डिसेंटिंग वोट दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और उन्होंने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इतना एक पवित्र ये डॉक्यूमेंट है, और ऑब्वियसली आप लाइफ एंड लिबर्टी किसी की भी नहीं वापस ले सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की मर्जी से हमको हमारी लाइफ या लिबर्टी हमको नहीं दी जाती है, ये तो हमारा एक इनहेरेंट राइट है, हर एक पर्सन के पास होता है विद द बर्थ, ये राइट आपको मिल जाता है और कोई आपसे ये अधिकार आपका वापस नहीं ले सकता है। ही हैज सेड दिस, ही इज़ द ओनली पर्सन जिसने ये दिया था जजमेंट में, राइट। सो फाइनल जजमेंट में ये, अब आप ये सोचिए कि सिर्फ जस्टिस HR खन्ना जो थे उस टाइम पर, ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले थे, क्योंकि सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जो है हमारे जजेस चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं। तो जस्टिस A.N. रे जब रिटायर होते तो उसके बाद जस्टिस HR खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे। और इवन देन ही हैज सेड सच अ थिंग कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट व्यू उन्होंने दिया इस जजमेंट में, और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया, और पहली बार इंडियन हिस्ट्री में हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी सीनियर मोस्ट जज को नहीं बना रहे हैं और सुपरसीड करवा दिया गया था। सो ही हैज़ टू पे फॉर दिस, कि हम लोगों की लाइफ देखा जाए तो पूरी इंडियन लोगों की जो लाइफ के लिए जिसने बोला था कि नहीं इनके पास ये राइट है और लिबर्टी का, उनको ही आगे चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया बिकॉज ही हैज़ डिसेंटेड विद द गवर्नमेंट। और बाकी जो हाई कोर्ट्स के भी जजेस थे जिन्होंने डिसेंट में दिया था, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिन्होंने फैसला दिया था, सबका मोस्टली ट्रांसफ़र कर दिया गया था बहुत जल्दी। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड, और इसी वजह से इस जजमेंट को बोला जाता है कि दिस इज़ दी ब्लैक डे इन इंडियन हिस्ट्री, और ऑब्वियसली इन इंडियन लीगल हिस्ट्री की जुडिशरी का शायद सबसे बेकार जजमेंट जो ये रहा कि आपने गवर्नमेंट का व्यू मान लिया और आपने इंडियंस की जो कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था कि भाई हमारी पार्लियामेंट भी अगर कोई गलत लॉ पास करता है, लीगल कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ पास कर रहा है, तो कौन उसको चेक करेगा? ऑब्वियसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल डू इट, बट नथिंग हैज़ बिन डन लाइक दैट। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर मालाफाइड और इलीगल ग्राउंड्स पर भी डिटेंशन हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, और इमरजेंसी क्योंकि लगी हुई है तो कोई उसका रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। तो दिस हैज़ बीन कंसिडर्ड अ ब्लैक डे फॉर इंडियन जुडिशरी, राइट। सो अब ये जो हमारी ये जजमेंट आ गया था हमारा 28 अप्रैल 1976 में, और 1977 में जब हमारी जो इमरजेंसी लिफ्ट हुई उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस के बाद जो नई गवर्नमेंट आई थी उसने नई अमेंडमेंट लाके ये हटा दिया था कि 20 एंड 21 जो आर्टिकल हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सो आप जब अब पढ़ते हैं आर्टिकल 359 तो यू विल से कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपसे लिए जा सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बट नॉट आर्टिकल 20 and 21. So they are always protected, right? So I hope you have understand everything. So please do like, share and subscribe and hit the bell icon for notifications. और कुछ नहीं समझ में आया है तो please do mention in comment box. Thank you and have a nice day.